हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीट पीसी क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजरिंग करने का दो तरीका होता है, डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरिंग करने के लिए आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड क्या होता है बच्चों? जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट मेजरिंग जो प्रोसेस होती है उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। आप डायरेक्ट किसी चीज को कंपेयर कर लेते हैं और वो हमारा क्या बोला जाएगा, क्या प्रोसेस, कौन सा मेथड बोला जाएगा बच्चों? डायरेक्ट मेथड बोला जाएगा। ठीक है। अगर आप जैसे आप चाहते हैं 1 kg एप्पल लेते हैं तो वो क्या करता है, इधर बाट रखता है 1 kg का और ये वो एप्पल रखा और उसको कंपेयर कर लिया, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कंपेयरिंग जो होता है, आप कंपेयर करके किसी चीज से मेजर करते हैं, उसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है बच्चों। तो डायरेक्ट मेथड में एक हमारा आता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का नाम आप लोग सुने होंगे। वर्नियर कैलिपर्स इस तरीके से होता है, ऐसे, और इस तरीके से ऊपर बना रहता है ऐसे। तो वर्नियर कैलिपर्स से हम मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकते हैं? 10⁻⁻4 मीटर तक। कितना मेजर कर सकते हैं बच्चों? 10⁻⁻4 मीटर तक। कितना मेजर कर सकते हैं? 10⁻⁻4 तक। स्क्रू गेज से कितना मेजर कर सकते हैं? 10⁻⁻5 मीटर तक। क्यों बच्चों? 10⁻⁻5 तक। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज आप देखे होंगे, स्क्रू गेज इस तरीके का होता है, बना रहता है ऐसे, चूड़ी लगी रहती है उसमें और ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है, टाइट करते हैं। स्फेरोमीटर इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज से हम कितना मेजर कर सकते हैं? 10⁻⁵ मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से हम 10⁻⁴ तक मेजर कर सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब आता है थर्ड नंबर पे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्या आता है बच्चों? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से 10⁻⁻6 मीटर तक के डिस्टेंस को मेजर की जाती है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर तक के डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम किससे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज किया जाता है? लाइट। बच्चों, इसमें क्या यूज किया जाता है? लाइट यूज की जाती है। लाइट बीम, लाइट बीम यूज की जाती है। लाइट बीम होती क्या है? बंडल्स ऑफ रे। एक रे जो होता है इस तरीके का, एक रे, इसको बोलते हैं रे, ठीक है। और इसी का बंडल्स अगर हम ले लें, ऐसे ग्रुप ले लें ऐसे, इसके बंडल्स को हम क्या बोलेंगे? बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीम बोला जाता है, ठीक है बच्चों, इसको बीम बोला जाता है। एक अगर सिंगल रहता है तो उसको रे बोलते हैं। तो लाइट बीम्स को उस माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। उससे हम कितना डिस्टेंस मिनिमम मेजर कर सकते हैं? 10⁻⁻6 मीटर तक। उसको हम दूसरी माइक्रो 10⁻⁻6 को माइक्रो भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। अब आता है, बहुत ज्यादा रिसर्च होने के बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आता है। क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, जिसमें लाइट बीम की जगह पे क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का बीम, इलेक्ट्रॉन्स का बीम यूज किया। इससे हम मेजरिंग करते हैं 10⁻⁻10 मीटर तक की डिस्टेंस को इससे मेजर की जाती है बच्चों। इसका जो हमारा होता है इज इक्वल टू, इसको 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है नया जो रिसर्च हुआ है, उसमें टनलिंग माइक्रोस्कोप्स होता है। इसमें टनलिंग माइक्रोस्कोप्स में हम, टनलिंग माइक्रोस्कोप से हम कितने मेजर कर सकते हैं? अबव 10⁻⁻10 मीटर तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कितना मेजर कर सकते हैं? इससे ऊपर की जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर किया जाता है टनलिंग माइक्रोस्कोप से। किससे? टनलिंग माइक्रोस्कोप से 10⁻⁻10 से ऊपर, 10 से माइनस, 10⁻⁻12 -13 -14 माइनस, तो -13 14 क्या होती है? साइज ऑफ एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन सब की डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो आपको टनलिंग माइक्रोस्कोप से मेजर करनी पड़ेगी। क्यों बच्चों?
समझ में आया? तो समझ में ये आया बच्चों कि वर्नियर कैलिपर्स से हम 10⁻⁴ मीटर तक का इंस्ट्रूमेंट के विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिनिमम मेजरिंग डिस्टेंस आर लेंथ 10⁻⁴ इंस्ट्रूमेंट ने वर्नियर कैलिपर्स। स्क्रू गेज से कितना मेजर कर सकते हो? 10⁻⁵। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 10⁻�6। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम इसको 1 माइक्रो। टनलिंग माइक्रोस्कोप अबाउट 10⁻⁻10 मीटर से ऊपर की, जैसे उसमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम मेजर। ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये डायरेक्ट मेथड का 5 मेथड है। इससे मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस की वीडियो लार्ज डिस्टेंस जैसे पैरेलैक्स मेथड है, ट्रायंगुलर मेथड है, इको मेथड है, लेजर मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, और जितने भी मेथड्स हैं वो सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं, वो वीडियोस आप वॉच करिए। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में हम आते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। कौन सा मेथड है बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में दो तरीके, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो तरीका यूज किया जाता है, एवोगाड्रो मेथड और ओलिक एसिड मेथड। दो मेथड यूज किया जाता है बच्चों। एक एवोगाड्रो मेथड होता है और एक ओलिक एसिड मेथड होती है। ओलिक एसिड मेथड जो होती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड COO कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो एक होता है बच्चों एवोगाड्रो मेथड। इनडायरेक्ट मेथड दो मेथड होते हैं, दो मेथड है, एक एवोगाड्रो मेथड और एक ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो होता है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। COOH का एक डेरिवेटिव है, मतलब COOH से वो बना हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है, पहला हम एवोगाड्रो मेथड लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो मेथड। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो मेथड। एवोगाड्रो मेथड से हम क्या करते हैं? साइज ऑफ एटम्स निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? साइज ऑफ एटम्स। किससे? विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो मेथड साइज ऑफ एटम्स को हम डिटरमाइन करते हैं। मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है साइज ऑफ एटम्स, उसकी हम डिटर्मिनेशन इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो मेथड। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एटम होता है, एन एटम इज अ स्फीयर। किसके फॉर्म में होता है? स्फीयर के फॉर्म में, एक गोला, एक गेंद के फॉर्म में होता है, जिसकी साइज स्मॉल होती है इनसाइड द मैटर। मैटर के अंदर ये एक स्फीयर के फॉर्म में होता है और साइज क्या होती है? छोटी होती है। वहीं जब एटम्स को आर क्लोजली ये पैक्ड होते हैं, मतलब ये आपस में जब मैटर जो होता है क्लोजली पैक्ड होता है, तो क्या होता है? स्मॉल स्पेस लेफ्ट करता है बैकएंड बिटवीन देम। मतलब अगर ये आपका एटम्स है बच्चों, ये आपका एटम्स है, तो अगर 4 एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं तो ये बैकएंड जगह क्या करता है? ये बैकएंड जो स्पेस होता है इसको लेफ्ट करता है। ऐसे बैकएंड स्पेस लेफ्ट होते हैं तो टोटल वॉल्यूम का ये कितना पार्ट कवर करता है? ये एटम्स कितने पार्ट्स कवर करते, कितना वॉल्यूम कवर करता है? तो एवोगाड्रो ने बताया कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो क्या कहता है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम कितना ऑक्युपाई करता है? एटम कितनी जगह लेता है? पूरे वॉल्यूम का, पूरे सब्सटेंस का कितना जगह लेता है? 1 moles of substance about 2/3 parts of the actual volume of the substance। मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस जितना होता है उसका सिर्फ ओनली 2/3 पार्ट्स ही कवर करता है। कौन करता है? उस सब्सटेंस का एटम कवर करता है। मतलब पूरा वॉल्यूम अगर हमारा 10 cc है, अगर हमारा पूरा वॉल्यूम कितना है? 10 cc है, तो एटम्स कितना कवर करेगा?
एटम्स कितना कवर करेगा, 10 सीसी है तो एटम्स 2/3 पार्ट्स ही कवर करेगा। अगर ये 12 है, 12 सीसी है तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 सीसी ही क्या करेगा, कवर करेगा। कौन, एटम्स करेंगे। और 4 सीसी क्या होगा, वैकेंट स्पेस रहता है। ये अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो ने बताया कि जो आप स्पेस एटम ऑक्युपाइड करता है इज अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस का जितना वॉल्यूम होता है उसका 2/3 पार्ट्स ही एटम्स ऑक्युपाइड्स करता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो लेट करिए, लेट एटम की रेडियस। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बता रहे हैं। लेट एटॉमिक रेडियाई ऑफ let atomic radius be r and volume of substance, volume of substance कितना है, सपोज कर लीजिए आप, भी सपोज कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस v है। हमें निकालना है साइज ऑफ एटम, तो रेडियस अगर हम फाइंड कर लें तो साइज ऑफ एटम हमारा निकल जाएगा। एंड डेंसिटी, लेट एटॉमिक रेडियाई वी आर एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस v, मास m, मास कितना है, m है, एंड मास m, डेंसिटी कितनी है, रो है। ये सब हमने लेट कर लिया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास हमारा कैपिटल M है, वॉल्यूम V है, डेंसिटी हमारा रो है। तो ये हमारा रो हो गया डेंसिटी। तो V इज इक्वल टू, अगर V इज इक्वल टू हमारा आएगा रो बाई M, V इज इक्वल टू आएगा M, V इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो M अपॉन रो आ जाएगा। V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, M अपॉन रो हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम्स कितना है, V इज इक्वल टू M अपॉन रो। ठीक है, यहां वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस नहीं, वॉल्यूम ऑफ अ वन एटम का वॉल्यूम कितना है, V है। ठीक है, तो एक एटम की वॉल्यूम m अपॉन रो आई। इसी तरीके से अगर हमारे n मॉलिक्यूल्स हैं इन द सब्सटेंस, इफ n मॉलिक्यूल्स n एटम कर लो, n एटम इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, देन क्या होगा, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा, n इंटू वी, एन वी हो जाएगा। एक एटम का जो वॉल्यूम है V है, मास m है, डेंसिटी रो है, रेडियस r है, तो एक एटम का जो वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, इसको इधर भेजेंगे तो m अपॉन रो हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि n एटम है इन वन मॉलिक्यूल या 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस में, तो टोटल वॉल्यूम nv आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ऑफ किसका, एवोगाड्रो की अगर हम हाइपोथेसिस लेते हैं तो 2/3 पार्ट्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम होना चाहिए। एक्चुअल वॉल्यूम कितना आया, एनवी आया। एक्चुअल वॉल्यूम कितना आया, एनवी आया। तो एक एटम का वॉल्यूम अगर रेडियस r है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम किसके फॉर्म में रहता है, स्फीयर के फॉर्म में रहता है। कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन आ जाएगा। v की जगह पे हमने पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इसको नोट कर लो बच्चों, अकॉर्डिंग टू
एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है? कहता है टोटल वॉल्यूम का हमारा 2/3, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम, ऑक्युपाइड बाई एटम कितना होगा? 2/3, 2/3 वी, वी कर लीजिए, 2/3 वी टोटल वॉल्यूम का, सपोज करिए टोटल वॉल्यूम वी है, 2/3 वी हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगा। जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। 2/3 वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा v अपॉन ये v है टोटल वॉल्यूम, v अपॉन 2 पाई n, और ये हमारा r क्यूब हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन 2 पाई n का, ये हो जाएगा v अपॉन 2 पाई n का 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा? v अपॉन 2 पाई n का 1/3। अब अगर हमारा यहाँ पे v की वैल्यूज मास अपॉन डेंसिटी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे v की वैल्यूज क्या, वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी पुट करके बाकी काम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से एक बार समझिए, एटम अगर सपोज करिए कि एक एटम का जो हमारा मास है m है, वॉल्यूम v है, तो डेंसिटी रो है, तो m अपॉन v रो हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू m अपॉन रो हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि एक सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं? n एटम्स हैं। तो n एटम्स हैं तो टोटल हमारा टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर एक का v है तो टोटल हो जाएगा nv हो जाएगा, और एक वॉल्यूम ऑफ 1 एटम स्फीयर के फॉर्म में होता है तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम आ गया, इतना आ गया। अब इतना जब वॉल्यूम आ गया, किसका आ गया? टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ऑफ एवोगाड्रो के हाइपोथेसिस से कितना हमारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा? टोटल एटम 2/3 वी करेगा। अब ये भी टोटल है, ये भी एटम वाला, एटम का निकाला हूँ, एटम कितना कवर करेगा? ये भी है, ये दोनों इक्वल कर दीजिए। उसके बाद में 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, v है 2 पाई n डिवाइड में r क्यूब हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। v की इस बार मास अपॉन डेंसिटी करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ पे मास अपॉन r इज इक्वल टू लिख दीजिए मास अपॉन डेंसिटी 2 पाई n का 1/3 करके, फिर उसके बाद रो नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? r इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन रो नीचे जाएगा तो 2 पाई n रो, और ये आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं दूसरा जो मेथड है, ओलिक एसिड मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? ओलिक एसिड मेथड। तो ओलिक एसिड का पहले फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बच्चों? फार्मूला। ओलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? किसका बच्चों? ओलिक एसिड का। ओलिक एसिड का फार्मूला जो होता है उसमें 18 कार्बन्स होते हैं, और 9 पे आपका 18 कार्बन 1 यहाँ पे होता है COH, OH होता है आपका HO, और यहाँ आपका होता है डबल बॉन्ड O होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पे यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका होता है CH3 होता है। ठीक है बच्चों, 10 11 12 13 14 15 16
और 17 और एक 18, 17 और 18। ये आपका ओलिक एसिड का फार्मूला, ओलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं ओलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ओलिक एसिड, डिटरमाइन द साइज ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स बाय ओलिक एसिड मेथड। ठीक है बच्चों, चलते हैं ओलिक एसिड मेथड। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड मेथड से हम क्या सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस मेथड से, ओलिक एसिड मेथड से सॉल्व किया जाएगा। किससे, ओलिक एसिड मेथड से। क्या निकालेंगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। ओलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव्स होता है, एक लॉन्ग चेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, ओलिक एसिड एक सोपी लिक्विड होता है विद लार्ज मॉलिक्यूल साइज होती है 10 पावर -9। कितना होता है, 10 पावर -9 मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं, साइज उसकी होती है, एक मॉलिक्यूल्स की साइज कितनी होती है, 10 पावर -9 सेंटीमीटर तक का ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन दिस मेथड, हम इस मेथड से क्या सॉल्व करते हैं, मोनोमॉलिक्यूलर एक लेयर बनाते हैं, मोनोमॉलिक्यूलर एक पतली सी फिल्म बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे ओलिक एसिड का लेयर बनाते हैं और एरिया मेजर करके, थिकनेस मेजर करके उसके साइज को पता करते हैं। यही मेथड है ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड में क्या मिक्स करते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, देखिए मोनो लेयर बनाते हैं, पतली सी फिल्म बनाते हैं, मोनो लेयर का फिल्म बनाते हैं। ओलिक एसिड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। किस पे फॉर्म करते हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे फॉर्म करते हैं। कहाँ फॉर्म करते हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, ओलिक एसिड को किस पे गिराते हैं, वाटर के सरफेस पे गिराते हैं। अब उसमें करते क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑफ ओलिक, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml। कितना बच्चों, 1 ml। 1 ml ओलिक एसिड लेते हैं, उसमें 20 सेंटीमीटर मतलब 20 ml हम क्या ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। इसको मिक्स्ड करते हैं और इससे जो फॉर्म्ड सॉल्यूशन होता है उसमें से 1 सेंटीमीटर 1 ml हम लेते हैं ओलिक एसिड। फिर अगेन हम क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लेते हैं, फिर से मिक्स्ड करते हैं, तो टोटल उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, C इज इक्वल टू 1/20 इंटू 20, 2/20 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। 1/20 इंटू 20 सेंटीमोल पर सेंटीमीटर क्यूब उसका कंसंट्रेशन आ जाता। पहले क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड लेते हैं, उसमें मिक्स करते हैं 20 सेंटीमीटर मतलब 20 ml आपका अल्कोहल मिक्स करते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं, फिर उसी में से 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, 1 से 1 ml निकालते हैं, फिर उसमें 20 ml अल्कोहल मिक्स करके मिक्स कर लेते हैं और इसको किस पे गिराते हैं, एक वाटर का एक वेसल्स लेते हैं, उसमें वाटर रहता है, उस वाटर पे इसको नॉर्मली हल्के हल्के आप इसको ऊपर से इसको एक लेयर, वाटर के सरफेस पे एक लेयर बना दीजिए। ये इनसॉल्युबल वाटर होता है, जो ओलिक एसिड होता है इनसॉल्युबल वाटर होता है, और अल्कोहल जो होगा क्या होगा, वेपर के फॉर्म में बन के ऊपर निकल जाएगा। सिर्फ बचेगा आपका क्या, वाटर के लेयर पे सिर्फ बचेगा आपका ओलिक एसिड। और ओलिक एसिड का आप यूजिंग ग्राफ एंड ट्रेस पेपर से कितना दूरी में ये फैला है एरिया, उस एरिया को फाइंड कर लीजिए और थिकनेस सपोज कर लीजिए, उसकी टी होगी, थिकनेस कितनी होगी, टी होगी, सपोज कर लीजिए। और वॉल्यूम अगर सपोज कर लीजिए कि फिर उसके बाद में अगर n ड्रॉप्स आपने पोर्ड किया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, v सेंटीमीटर क्यूब है, तो n ड्रॉप का कितना हो जाएगा, nv सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फर्स्ट वी टेक डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 ड्रॉप सॉल्यूशन। इस 1 ड्रॉप सॉल्यूशन का आप 20 सेंटीमीटर
निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए एक ड्रॉप सॉल्यूशन का। उसके ऊपर क्या क्या करिए, वाटर के ऊपर जितने ड्रॉप्स डालेंगे वो ड्रॉप्स पता रहेगा कितने वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो आपने सपोज कर लीजिए कि n ड्रॉप्स आपने पुट कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर पे n ड्रॉप्स डाल दिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम आपका हो जाएगा NV सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया आप फाइंड कर लेंगे यूजिंग पेपर एंड ट्रेस पेपर से, यूजिंग ग्राफ पेपर एंड ट्रेस पेपर से आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो फिर से देख लो। ओलिक एसिड मेथड से हम क्या करते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते, कितनी साइज की मॉलिक्यूल्स होती है। फिर उसके बाद ओलिक एसिड हमारा सॉफ्ट लिक्विड होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स 10⁻⁹ सेंटीमीटर तक का होता है। इस मेथड में एक मोनोलेयर ओलिक एसिड फॉर्म होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे एक मोनोलेयर मतलब एक थिन लेयर, एक पतली लेयर, एक ही लेयर की एक वाटर सरफेस पे एक लेयर बनती है, और जिससे हम क्या करते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अब उसमें ओलिक एसिड को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या हम मिक्स करते हैं, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेते हैं, 20 ml आपका एल्कोहल लेते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, फिर से उसी में से 1 सेंटीमीटर लेते हैं, फिर 20 सेंटीमीटर एल्कोहल मिक्स करके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1/20 × 20 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसकी एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सपोज करिए n ड्रॉप्स हमने वाटर के सरफेस पे अगर पुट कर दिया है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, NV सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और जितना वो थिन फैलेगा उसका एरिया निकालने के लिए हम यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग ग्राफ पेपर एंड ट्रेस पेपर यूज करके हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू, अब टोटल वॉल्यूम इतने सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम इतने सॉल्यूशन का आ जाएगा। देखो बच्चों, इसकी टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, NV इंटू 1/20 × 20, इतने पूरे सॉल्यूशन का आ जाएगा, इतने सॉल्यूशन का 20 NV इंटू 1/20। और पूरा एरिया अगर सपोज करें पूरे एरिया पे ये इतना सॉल्यूशन फैल गया है, पूरे एरिया पे इतना सॉल्यूशन फैल गया है, तो पूरे एरिया का हमारा एरिया इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम उसका कितना निकल के आएगा, टोटल वॉल्यूम अगर आप यूजिंग ट्रेस पेपर और ग्राफ पेपर से करते हैं तो A इंटू टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, A इंटू टी आ जाएगा, ये दोनों ही आपके इक्वल हो जाएंगे। A इंटू टी इज इक्वल टू NV इंटू 1/20 इंटू 20 हो जाएगा। V इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट या रेडियस आप ले लीजिए, तो T इज इक्वल टू आपका एरिया कैंसिल हो जाएगा, NR/20 इंटू 20 से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम देखते हैं। तो बच्चों हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड टोटल आएगा, अगर n ड्रॉप अगर हम लेते हैं तो n ड्रॉप का हमारा अगर हो जाएगा, एक का होता है वॉल्यूम V है, तो n ड्रॉप का कितना हो जाएगा, NV हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड का पूरे का सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, NV 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो थिकनेस अगर आप फिल्म जो आप बनाए थे वो वाटर के सरफेस पे, जो ये फिल्म अगर सपोज कर लीजिए एरिया ए है और इस थिकनेस T है, तो थिकनेस T है ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स लेयर, देन वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड विल बी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू टाइम होता है। कितना होता है बच्चों, एरिया इंटू टाइम होता है। अब ये वॉल्यूम, जितना ये वॉल्यूम होगा उतना ये वॉल्यूम होगा, टोटल दोनों वॉल्यूम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो A इंटू टी इज इक्वल टू NV/20 इंटू 20। तो T इज इक्वल टू थिकनेस, अगर मोनोलेयर है तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा उतनी थिकनेस होगी, और साइज ऑफ हमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NV/20 इंटू 20 इंटू ये डिवाइड में चला जाएगा। इससे हम थिकनेस या मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स या थिकनेस, फिल्म की थिकनेस या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, किससे, T से। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। क्या हेडिंग है, मेजरमेंट ऑफ मास। क्यों बच्चों, कितने टाइप का मेजरमेंट ऑफ मास कितने तरीके का होता है।
कितने तरीके, डायरेक्ट कर सकते हो और एक इनडायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डायरेक्ट आप 1 kg, 2 kg, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये सब मेजर कर सकते हो। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में आप 1000 kg मेजर कर, 1 मेट्रिक टन, 1 क्विंटल, 100 kg मेजर कर सकते हैं आप। मास का जो बिगेस्ट मास है उसको कैसे आप मेजर करेंगे? बिगेस्ट मास को एज्यूम करके मेजर करेंगे, ग्रेविटेशनल मेथड से मेजर करते हैं। जैसे हमारा होता है F इज इक्वल टू GME m/r² होता है। अगर आपका अर्थ का मास मेजर करना है तो RE ले लीजिए, RE का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो F है, ये आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे मास, ये अर्थ है, ये डायरेक्ट कर रहा है, इसका मास m है, इसका मास me है, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू GMEM/RE²। तो m कैंसिल हो जाएगा, g इज इक्वल टू GME/RE², और me इज इक्वल टू आपका हो जाएगा me इज इक्वल टू GRE²। इससे हम मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। क्या बच्चों, मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मास रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो दूसरा है मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास है। तो मेजरमेंट ऑफ मास का दो मेथड्स होता है, मेजरिंग करने का दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले ये है मास की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। मास इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस। मतलब जितना मैटर कंटेन्ड करता है क्वांटिटी, वही मेजर करता है मास। जितना कोई भी मैटर कंटेन्ड करता है, क्या कंटेन्ड करता है? क्वांटिटी। जितना मैटर क्वांटिटी कंटेन्ड करता है ऑफ सब्सटेंस, वही मेजर करता है, वही बताता है, मास बताता है। ठीक है बच्चों, वही क्या बताता है? मास बताता है। मास इज मेजर ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मेजर करता है ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर जितना क्वांटिटी रहती है वही क्या बताती है? मास बताती है बच्चों। ठीक है। मास जो होता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है, बेसिक कह सकते हो जड़ वाली प्रॉपर्टीज होती है। मास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मास किसी बॉडीज में मास या किसी सब्सटेंस में मास नहीं है तो जितनी भी कैरेक्टर्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज, केमिकल, फिजिकल, अदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे? डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड पोजीशन। पोजीशन, टेम्परेचर, प्रेशर से मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मास पर ना तो प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है, और ना तो पोजीशन का कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन। एक्सटर्नल फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मास पता करते हैं, कितना इफेक्ट डाल रहा है वो फोर्स, कितना उस बॉडीज पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, उससे हम मास मेजर करते हैं। ठीक है। मास दो टाइप्स के होते हैं, एक बच्चों इनर्शियल मास होता है और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। एक आपका इनर्शियल मास होता है और एक ग्रेविटेशनल मास होता है। इनर्शियल मास को इनर्शियल बैलेंस से, इनर्शियल एक बैलेंस होता है उससे मेजर करते हैं। ग्रेविटेशनल मास फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जो बिग मासेस होते हैं, जैसे बिग मास, जैसे आपका अर्थ मास है, प्लेनेट मून का मास है, सन मास है, ठीक है, एटसेट्रा। इस टाइप्स के मासेस को हम इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट मास, जैसे स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट मास दोनों, स्मॉलेस्ट मास एंड वेरी स्मॉलेस्ट मास में हमारा आ जाएगा एटम, न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल्स,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पाई मेसन है, न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो, इन सब के मास प्रोटॉन, इन सब के मासेस को हम इनडायरेक्ट बिग मास और वेरी स्मॉलेस्ट मास को हम क्या करते हैं, किस मेथड से मेजर करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। डायरेक्ट मेथड से किसका मेजर करते हैं, जैसे केजी है, मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है, ग्राम है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। 100 केजी 1 क्विंटल, 100 केजी इसको मेजर कर सकते हैं। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल मतलब 1000 केजी। इन सबको हम डायरेक्ट मेजरिंग कर सकते हैं बच्चों, ये डायरेक्ट मेजरिंग है। इनडायरेक्ट मेजरिंग में दो चीजें, जो वेरी स्मॉलेस्ट होती हैं और जो वेरी बिगेस्ट होती हैं, उनको हम मेजर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स के हमारे मास होते हैं, एक इनर्शियल मास होता है और एक ग्रेविटेशनल मास होता है। इनर्शियल मास ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन से और ड्यू टू इट्स ग्रेविटी फोर्स की वजह से हम इसका मेजरिंग करते हैं। ग्रेविटी फोर्स, जो फोर्स ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, उससे हम ग्रेविटेशनल मास निकालते हैं। इसको फिजिकल बैलेंस से पता करते हैं। इनर्शियल मास को हम इनर्शियल बैलेंस से पता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है बाय बैलेंस, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इसको नोट करो। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हमारा है इनर्शियल बैलेंस। स्मॉलेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल्स, बच्चों जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मास कैसे, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम्स हैं, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनका मास हम निकालते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड से। किससे निकालते हैं बच्चों, मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड से। मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स मेथड में जो चार्ज पार्टिकल्स होता है, उसको पास किया जाता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाता है तो वो सर्कुलर, अगर आप 90 डिग्री पे, अगर सपोज कर लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को 90 डिग्री पे पास कराते हैं तो ये सर्कुलर पाथ बना लेता है। सर्कुलर पाथ बना लेता है, जो इसका रेडियस होता है r इज इक्वल टू mb/qv होता है। mb/qv मतलब जो रेडियस होता है इज डायरेक्टली proportional to the radius of the projected path of charged particle is proportional to the mass of the particles. R is directly proportional m होता है। इससे हम क्या करते हैं, मास को डिटरमाइन कर लेते हैं। चार्ज पार्टिकल्स निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से उसकी रेडियस पता करते हैं और फिर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। बिग मासेस को किससे निकालते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालते हैं। कॉमन मास को कैसे निकालते हैं, वेरियस टाइप के हमारे पास वैलेंस, फिजिकल बैलेंस होते हैं, वेरियस टाइप के हमारे पास बैलेंस होते हैं, उससे हम कॉमन मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा इनर्शियल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। इनर्शियल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस से हम कैसे मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इनर्शियल एंड फिजिकल बैलेंस पे। एक बार फिर से इसको देख लो। स्मॉलेस्ट मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किससे, मास स्पेक्ट्रोग्राफी मेथड। मास स्पेक्ट्रोग्राफी मेथड में चार्ज पार्टिकल को पास कराया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया जाता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ बनाता है, जो पाथ रास्ता बनाता है, सर्कुलर बनाता है। अगर 90 डिग्री पे है तो सर्कुलर बनाता है, अगर तिरछा है तो हिलेक्स के फॉर्म में बनाता है। उसकी रेडियस कितनी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। r इज इक्वल टू mb/qv होता है। तो ये तो आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम का, इससे निकाल लेंगे। अगर बिग मासेस है तो उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है Gm/r² होता है। इससे हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बिग मासेस को फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर कॉमन मास को वेरियस टाइप के बैलेंस होते हैं हमारे पास, बहुत सारे मार्केट में बैलेंस आते हैं, उससे हम क्या करते हैं, कॉमन मास को फाइंड करते हैं। अब चलते हैं हम इनर्शियल
इनर्शियल बैलेंस क्या होता है, इनर्शियल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस जिससे ग्रेविटी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों हमारा जो इनर्शियल बैलेंस होता है, इनर्शियल बैलेंस बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशन पे। किस पे भी बेस्ड होता है, ऑसिलेशन, ऐसे वाइब्रेट करता है। इसकी जो टाइम पीरियड होती है डायरेक्टली परपोज, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड पेन के मास के बराबर होता है। जो पेन होता है उसके मास के सम के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिप आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ये दो लेंथ ऑफ स्ट्रिप होती है इसमें, और इसको एक टेबल से इसको स्क्रू लगा करके इसको क्या करते हैं हम लोग फिक्स कर देते हैं। इसमें एक पैन होता है, कढ़ाई टाइप पैन टाइप ऐसा होता है, बर्तन होती है जिसमें हमें रखना होता है। अननोन मास को यहाँ पुट कर देते हैं, और पैन का मास अगर हमारा है स्मॉल एम, पैन का मास जो हमारा है स्मॉल एम है, और कैपिटल एम जो हमने मासेस जो अननोन मास है उसका कैपिटल एम, अननोन मास का कैपिटल एम है। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रिप है और इसकी स्ट्रिप की एंग मॉडुलस पर भी डिपेंड करता है। जितना लंबा हमारा स्ट्रिप रहेगा उस पर डिपेंड करता है, और एंग मॉडुलस पर भी डिपेंड करता है। एंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पेन क्या होगा, m प्लस कैपिटल M होगा। अब इसको जब रखते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे हम पुश कर देंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसका जो टाइम पीरियड होगा t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसको अगर सपोज कर लीजिए दो मासेस हैं, कितने मासेस हैं, दो मास हैं, m1 m1 एंड m2, दो मासेस हैं। इनका टाइम पीरियड कितने हैं, t1 एंड t2 है। तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा m1 प्लस m बाई m2 प्लस m। इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। इनर्शियल मास किसकी वजह से आता है, ड्यू टू मोशन की वजह से आता है। फोर्स अप्लाइड करते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है, ये ma होता है। ठीक है बच्चों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma होता है, m और a होता है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन। इन दोनों को मिक्स करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू m में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा किन किन चीजों पे इनर्शियल मास, ऑसिलेशन। जब इसको रखते हैं थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगता है। उसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ पेन के प्रोपोर्शनल होता है। मास ऑफ पेन, जो पेन का मास है उसका प्लस और इसका दोनों का टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और इससे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, इनर्शियल मास को निकाल लेते हैं। फिर दूसरा आता है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस से हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल मास को फाइंड करते हैं। ग्रेविटेशनल मास को फाइंड किया जाता है। फिजिकल बैलेंस किस टाइप का होता है, फिजिकल बैलेंस जो बच्चों इस तरीके का होता है। नॉर्मल आप लोग देखे होंगे, फिजिकल बैलेंस इस तरीके से होता है। फिजिकल बैलेंस यहाँ पे आपका पॉइंटर लगा रहता है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा अननोन रहता है, ये अननोन मास होता है, अननोन होता है। और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कोई बारकोड रख देते हैं, स्टैंडर्ड वेट यहाँ पे रख देते हैं। और इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। अगर इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, तो इस पे लगेगा फोर्स नीचे की तरफ mg, कैपिटल mg लगेगा, कैपिटल mg, और इसका नीचे की तरफ स्मॉल mg लगेगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैपिटल mg इज इक्वल टू स्मॉल mg, जी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M बराबर स्मॉल m आ जाएगा। आपका जो ग्रेविटेशनल मास होगा वो आपके स्टैंडर्ड वेट के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल बैलेंस को यूज किया जाता है ग्रेविटेशनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। फिजिकल बैलेंस बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का दोनों का सम का इक्वल जो होता है, बराबर होता है। मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों का इक्वल होता है, और ये फिजिकल बैलेंस से निकालते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट का और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का दोनों का जो वैल्यूज होती है वो दोनों क्या होते हैं,
इक्वल्स होते हैं अबाउट्स, आप पॉइंट किसी एक्सिस के अबाउट्स, इसका क्लॉकवाइज मोशन, इसका एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होता है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस पर ये बेस्ड होता है। कौन कौन बेस्ड होता है? फिजिकल बैलेंस बेस्ड होता है। ठीक है, अब कैसे मूवमेंट निकालेंगे? फोर्स इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है इंटू आर, तो F इंटू आर इज इक्वल टू, इधर आर है आपका, इधर भी आर है, दोनों बराबर हैं, तो F इंटू आर, एफ डैश कर लो इसको, F इंटू आर हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, F डैश, तो एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी भी कैंसिल हो जाएगा, एम इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, समझ में आया? नोट कर लो। फिर उसके बाद में बच्चों अब नेक्स्ट हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ टाइम है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो टाइम का मेजरिंग कैसे दिया? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बहुत सारे स्मॉलेस्ट साइज के हमारे टाइम्स हैं, जैसे 10 पावर माइनस 9 सेकेंड, पिको सेकेंड। ठीक है, तो इन सबको कैसे मेज़र करते हैं, तो इन सारी चीज़ें हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, तब तक थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा।